प्रिय बच्चों, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। गीदड़ डरपोक जानवर है। यह विद्यार्थी परिश्रमी है। इस विद्यालय में 25 कमरे हैं। दुकानदार ने 5 किलो चावल तौल दिए। दीनू किसान की काली गाय खेत में चर रही है। जी हाँ, जो रंगीन शब्द हैं, डरपोक, परिश्रमी, 25, 5 किलो, काली, ये शब्द विशेषण हैं क्योंकि ये शब्द संज्ञा शब्दों के बारे में बता रहे हैं। बच्चे, आप समझ गए होंगे हमारा आज का विषय है विशेषण। विशेषण पुल्लिंग शब्द है और इसका शाब्दिक अर्थ है विशेषता बताने वाला, अर्थात विशेषता सूचित करने वाला शब्द। व्याकरण में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले विकारी शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण परिभाषा देखिए। विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ये शब्द वाक्य में संज्ञा के साथ लगकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं। विशेषण विकारी शब्द होते हैं एवं इन्हें सार्थक शब्दों के 8 भेदों में से एक माना जाता है। जैसे बड़ा घर, काला सांप, लंबा आदमी, दयालु औरत, भारी पत्थर, सुंदर लड़की, कायर आदमी, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, एक फल, 2 मकान, वीर पुरुष, गोरा युवक, अच्छा साधु, मीठा बेर। हाँ बच्चे, आप समझ गए होंगे यहाँ पर मीठा, अच्छा, गोरा, वीर, 2, 1, टेढ़ा मेढ़ा, सुंदर, कायर, भारी, दयालु, लंबा, काला, बड़ा, ये सब संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं और यही शब्द विशेषण कहलाते हैं। अब आता है विशेष्य। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं, अर्थात आपके संज्ञा और सर्वनाम शब्द ही विशेष्य कहलाते हैं। जब विशेष्य संज्ञा रूप में होता है तो यह संज्ञा विशेष्य और क्रिया रूप में होता है तो क्रिया विशेष्य कहलाता है। इसे क्रिया विशेषण भी कहते हैं। अब आते हैं प्रविशेषण, अर्थात प्र का अर्थ है अत्यधिक, बढ़ चढ़कर। यहाँ पर जो प्र उपसर्ग है वो विशेषण को बढ़ा चढ़ाकर, अर्थात जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताएं, अर्थात विशेषण शब्दों के बारे में बढ़ चढ़कर बताते हैं, उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण विशेषता बताते हैं संज्ञा और सर्वनाम की और प्रविशेषण विशेषता बताते हैं विशेषण शब्दों की। उदाहरण में अंशु बड़ी होशियार है, अर्थात होशियार है पर कितनी बड़ी। वह स्वस्थ है, बिल्कुल हर तरह से स्वस्थ है। चतुर चालाक है पर कितना, बहुत। यहाँ पर बड़ी, बिल्कुल और बहुत शब्द प्रविशेषण है। इसके बाद आता है विशेषण के भेद। इन्हीं गुणों के संख्या के मापतोल के आधार पर विशेषण के 4 भेद हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। सबसे पहला भेद है हमारा गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण जहाँ पर विशेषण संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, रंग, दशा, अवस्था, दिशा, आकार, प्रकार, स्वाद, स्थान, देश, स्पर्श भाव के बारे में बताते हैं, उन्हें कहते हैं गुणवाचक विशेषण। इसके बाद आता है संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराए, अर्थात संज्ञा शब्दों की संख्या का बोध कराने वाले, संज्ञा शब्द कितने हैं संख्या में, इस प्रकार बताने वाले शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। और जैसे उदाहरण के तौर पर मेरे पास 4 टॉफ़ी हैं, या मैं बोलूँ मेरे पास कुछ टॉफ़ी हैं। यहाँ पर मैंने 4 और कुछ, अर्थात पहले में मैंने आपको कन्फर्म बताया, मुझे संख्या मालूम है, दूसरे में मैंने अनुमान लगाया। इस आधार पर संख्यावाचक विशेषण के 2 उपभेद हैं: निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संज्ञा शब्दों की निश्चित संख्या का बोध होता है उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 गायें, गायें कितनी है? 5। सेब है 10। 1 दर्जन केले, अर्थात
केलों की संख्या 12 है। इसके बाद आता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते, अर्थात जहाँ हम अनुमान लगाते हैं, वहाँ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ लड़के, थोड़े पैसे, बहुत पुस्तकें आदि। इसके बाद आता है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण अपने विशेष्य की मात्रा या परिमाण के विषय में जानकारी देते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाण का शाब्दिक अर्थ ही है माप तोल। जैसे 2 किलो आलू, 4 लीटर दूध, थोड़ी सी चीनी, बहुत गर्मी। यहाँ पर प्रॉपर मात्रा बताई गई है कि आलू 2 किलो है, दूध 4 लीटर है, चीनी थोड़ी सी है। अब बच्चे, हमने जैसे संख्यावाचक विशेषण के उपभेद बताए थे, इसी प्रकार एक जब हमें पूरी जानकारी होती है माप तोल की, तो वह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे 4 किलो आटा और 10 मीटर कपड़ा। अर्थात परिमाणवाचक विशेषण के 2 उपभेद हैं। निश्चित परिमाणवाचक, जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का ज्ञान हो, उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 किलो आटा देना, 10 मीटर कपड़ा देना, बोरी में 50 किलो चावल हैं। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध ना हो, अर्थात जहां अनुमान लगाया जाता है, उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा सा दूध लेकर आओ, कुछ पैसे मुझे भी दे दो। सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण, जहां पर अब देखो सार्वनामिक बोला है मैंने, सार्वनामिक सर्वनाम प्लस एक प्रत्यय से बना है, अर्थात यहाँ सर्वनाम के नाम से भेद का नाम बताया गया है, तो यह सार्वनामिक विशेषण। अर्थात जो सर्वनाम शब्द संज्ञाओं से पहले आकर उनकी ओर संकेत करते हैं, उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यह लड़का पढ़ रहा है, वे हिरन भाग रहे हैं। यहाँ पर लड़का और हिरन संज्ञा शब्द है, और इनसे पहले यह वे लगकर यह संज्ञा शब्दों के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पर यह और वे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हैं, और ये संज्ञा शब्दों के बारे में बता रहे हैं। और इन्हीं के कारण जब सर्वनाम संज्ञा शब्दों से पहले लगते हैं, तो वह सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त और भी मैं आपको उदाहरण बोलकर बता देती हूँ। वह दरवाज़ा लाल है। वह, मैंने बोला वह शब्द, वह सर्वनाम है और दरवाज़ा संज्ञा शब्द है। कैसा है? लाल है। अब आते हैं विशेषणों की तुलना। बच्चे, आप इंग्लिश में आपके डिग्रीज आती हैं, एडजेक्टिव करते हैं आपके जो एडजेक्टिव है वो हिंदी में विशेषण है। और जब आप डिग्रीज करते हैं, अर्थात आपकी डिग्रीज 3 बताई जाती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। इसी तरह जो आपके विशेषण हैं, इसकी भी डिग्रीज होती हैं, जिन्हें हम अवस्थाएं बोलते हैं हिंदी में। और ये अवस्थाएं 3 हैं: मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। मूलावस्था मतलब सामान्य अवस्था अपने वास्तविक रूप में, अर्थात जब ना कहीं पर किसी की तुलना होती है, उसे उसके सामान्य गुण के साथ दर्शाया जाए। नेहा परिश्रमी है, सुरेंद्र मोटा है। उत्तरावस्था में जब किसी विशेषण द्वारा 2 वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना करके एक की न्यूनता या अधिकता बतलाई जाए, तो वह विशेषण की उत्तरावस्था कहलाती है। अर्थात से ज़्यादा, से कम, इस तरह से बताया जाए तो वह उत्तरावस्था कहलाती है। जैसे यहाँ पर यह चित्र श्रेष्ठतर है, नेहा कोमल से अधिक कमजोर है। श्रेष्ठतर उत्तरावस्था, से अधिक कमजोर है। फिर इसके बाद आता है उत्तमावस्था। उत्तमा का अर्थ होता है सबसे अच्छा, उससे अच्छा और कोई नहीं। जब 2 से अधिक व्यक्तियों, प्राणियों या वस्तुओं में से किसी एक की अधिक विशेषता का निर्धारण किया जाता है, तो यह विशेषण की उत्तम यानी सर्वश्रेष्ठ अवस्था होती है। इसमें शब्द के अंत में तम जुड़ता है या सबसे, सबसे अधिक आदि शब्द आते हैं। जैसे आयुष सबसे अच्छा लड़का है, अर्थात उससे अच्छा लड़का कोई और नहीं। यह निबंध श्रेष्ठतम है, अर्थात जो निबंध है वो सबसे अच्छा है। अब आता है हिंदी में तुलनात्मक विशेषता बताने के लिए हमें कैसे पता चलेगी, तो शब्दों के पीछे तर और तम
प्रत्यय लगा दिए जाते हैं। यहाँ पर आप देखिए, जो आपका इधर है मूल अवस्था, जैसे उच्च, उत्तरावस्था उच्चतर, उत्तमावस्था उच्चतम, कठिन कठिनतर कठिनतम, महान महानतर महानतम। इसके अतिरिक्त अन्य बहुत से उदाहरण दिए गए हैं जो आपकी पुस्तक में हैं। और बच्चे ध्यान रहे, ये जो तर और तम प्रत्यय हैं वो संस्कृत के तत्सम, यानी जो तत्सम शब्द होते हैं हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं, उन्हीं के पीछे तर और तम प्रत्यय लगाए जाते हैं। और जो आपके फारसी शब्द हैं उनमें बदतर, इस तरह से कमतरीन शब्द लगाए जाते हैं, तर और तरीन शब्द लगाए जाते हैं। यहाँ पर तर और तम है, वहाँ पर तर और तरीन शब्द लगाए जाते हैं, जो कि आपकी पुस्तक में दिखाए गए हैं। इसके बाद आता है हमारा विशेषण शब्दों में रूपांतर। रूपांतर अर्थात विशेषण शब्दों का जो रूप होता है वो विकारी है, परिवर्तनशील है। क्यों परिवर्तनशील है? तो आइए देखते हैं। आपको बताया गया है विकारी शब्द वो होते हैं जो लिंग वचन कारक के कारण अपना रूप बदल लेते हैं। लेकिन इसमें भी अपवाद है, कुछ विशेषण शब्द जो आ की मात्रा और ई की मात्रा से समाप्त होते हैं, जैसे सफ़ेद और सुंदर। यहाँ पर सफ़ेद और सुंदर क्या है? ये क्या है? द अ की मात्रा से, सुंदर अ की मात्रा से, ठीक है। और अन्य उदाहरण जैसे मैंने ई बोला है, ई तो मैं आपको बता देती हूँ हरी, जो हरी शब्द है हम उसको हरे नहीं बोलेंगे, हरी। इस तरह अन्य उदाहरण और भी आपकी पुस्तक में दिए गए हैं। ये लिंग और वचन के कारण अपना रूप नहीं बदलते हैं। अकारांत विशेषण जो होते हैं, अर्थात जो विशेषण आ की मात्रा से समाप्त हो, वो वचन और लिंग के कारण अपना रूप बदल लेते हैं। जैसे मीठा संतरा, मीठी संतरे, पीला आम, पीले आम, अच्छा लड़का, अच्छे लड़के आदि। अब इसके बाद आता है हमारा विशेषणों की रचना। विशेषण शब्द बनते कैसे हैं? हिंदी में मुख्य रूप से दो प्रकार के विशेषण होते हैं। मूल विशेषण, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए अखंड रूप में जन्मे हो, अर्थात वास्तविक रूप में, उन्हें मूल विशेषण कहते हैं। पर ऐसे विशेषणों की संख्या हिंदी भाषा में कम है। और जैसे विशेषण है जैसे मोटा, पतला, ऊंचा, नीचा, मीठा आदि। अब आता है व्युत्पन्न विशेषण। व्युत्पन्न विशेषण क्या होते हैं? व्युत्पन्न जो शब्द है बेटे, वी जमा उत्पन्न, अर्थात दोबारा निर्माण किया गया। कुछ शब्द ऐसे मौलिक शब्द जिनमें उपसर्ग या प्रत्यय लगाकर दोबारा से नए शब्दों का निर्माण किया जाए, उन्हें व्युत्पन्न शब्द कहते हैं, जिसे आप इंग्लिश में रीड्राइव भी बोलेंगे। अब हिंदी विशेषण, जो हिंदी भाषा में मूल विशेषणों की संख्या कम है, तो अधिकतर विशेषण संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय शब्दों में उपसर्ग या प्रत्यय लगाकर बनाए जाते हैं। इसके अलावा समास शब्दों से होने पर जो समस्त पद बनता है, उनसे भी विशेषण शब्द बनते हैं। आइए देखते हैं कैसे बनते हैं। ये आपकी पुस्तक से लिया है मैंने ये। अब उपसर्ग से व्युत्पन्न विशेषण, यानी जो उपसर्ग से निर्मित होते हैं। अब यहाँ पर ये उदाहरण दिए गए हैं। दुर जमा बल, दुर्बल, निर्भय, असमर्थ, सबल, निरोग, निशंक, निराकार, अचल, अथाह, असराहनीय, असहनीय। अब यहाँ पर ये उपसर्ग लगाकर जो है नी, स, निर, उपसर्ग लगाकर ये विशेषण बनाए गए हैं। प्रत्यय से व्युत्पन्न। अब प्रत्यय से कैसे? यानी शब्द के पीछे शब्दांश प्रत्यय लगाकर। बलशाली, मद जमा अक, मादक, बुद्धिमान, इतिहास जमा इक, ऐतिहासिक। ये आपके प्रत्यय से निर्मित विशेषण है। अब इसके बाद आता है आपका अगला, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों से निर्मित। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो उपसर्ग और प्रत्यय से निर्मित होते हैं और वो विशेषण की रचना करते हैं, जैसे अन्यायी, नास्तिक, अधार्मिक, अनाचारी आदि। अब संज्ञा शब्दों से विशेषण। संज्ञा शब्दों से विशेषण कैसे होते हैं? संज्ञा शब्द है आपके प्यास, इसमें प्रत्यय लग गया आ, प्यासा। व्यवहार, व्यवहारिक, नमक, नमकीन, आदर, आदरणीय, इमारत, इमारती, चाचा, चचेरा। सर्वनाम शब्दों से मैं से मेरा, जो से जैसा, वह से वैसा, तुम से तुम्हारा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पर। इसके बाद हम देखेंगे क्रिया से। क्रिया अर्थात करना, जिन शब्दों से कार्य करने का बोध हो, जैसे भूलना से भुलक्कड़,
भागना से भगोड़ा, चलना से चालू। हम कहते हैं ना वह बहुत चालू है, अर्थात जो चालू है हम उसकी विशेषता बता रहे हैं। बेचना से बिकाऊ, हम बोलते हैं यह मकान बिकाऊ है, अर्थात विशेषता बता रहे हैं, मकान है पर बिकाऊ है, कोई इसे आकर खरीद ले। अब आता है अव्यय शब्दों से। अव्यय अर्थात वे शब्द जो लिंग वचन कारक के कारण अपना रूप नहीं बदलते हैं। ऊपर ऊपरी, भीतर भीतरी, नीचे निचला, आगे अगला। ठीक है, ये आपके क्या है अव्यय शब्द, क्योंकि अव्यय शब्द क्या है ऊपर, और इसमें ई प्रत्यय लगकर क्या बन गया है विशेषण ऊपरी। डन। अब आता है समास निर्मित विशेषण। समास अर्थात दो या दो से अधिक शब्द, वो संज्ञा शब्द भी हो सकते हैं, विशेषण भी हो सकते हैं और क्रिया भी। जब इन शब्दों में समास होने पर, दो शब्दों के आपस में मिलने पर एक नए शब्द का निर्माण होता है, तो वह भी विशेषण शब्द की रचना करता है। जैसे रूखा सूखा, यहाँ रूखा और सूखा दोनों ही शब्द विशेषण है। ठीक है, और इसे एक समस्त पद रूखा और सूखा, मैं रूखा सूखा खाकर, रूखा सूखा भोजन खा लेते हैं भाई, भोजन कैसा है रूखा सूखा। उठता गिरता, वह उठता गिरता रहता है, वह उठता गिरता घर पहुंचा। तो यहाँ पर उठता गिरता ये क्रिया शब्दों से बन गया आपका आमरण, यथाशीघ्र, ये आपके क्या है विशेषण बन गए हैं। बेटे अब विशेषण शब्दों की जो रचना होती है वह कैसे की जाती है, प्रत्यय लगा कर की जाती है। जैसे मैंने बताया संज्ञा में, अव्यय में, ठीक है, क्रिया में। तो इन सब की जो सूची है आपकी पुस्तक में दी गई है, आप इन्हें अपनी पुस्तक से पढ़ेंगे और करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए धर्म से धार्मिक, नगर से नागरिक, शक्ति से शक्तिशाली, चाचा से चचेरा, उल्लास से उल्लसित, बाहर से बाहरी, ओज से ओजस्वी, निंदा से निंदक, सप्ताह से साप्ताहिक। इस तरह अनेक शब्द और भी दिए गए हैं जो आप अपनी पुस्तक से करेंगे। ये था हमारा आज का विशेषण। घर पर रहें,